नमस्कार दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करें। आज हमारा संपूर्ण वीडियो महाराजा सूरजमल जी जाट के इतिहास पे है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहने। उनके बारे में एक कहानी के रूप में आपको बहुत सी रोचक बातें जानने को मिलेंगी और उनका संपूर्ण इतिहास एक ही वीडियो में मिलेगा आपको। वो बिल्कुल ऑडियो टाइप में भी आप सुन सकते हैं उसको। तो महाराजा सूरजमल के बारे में बहुत सी बातें प्रसिद्ध हैं कि वो दोनों हाथों से तलवार चलाते थे। 7 फुट कुछ इंच उनकी हाइट थी और 150 के समथिंग उनका वेट था। जो भारतीय इतिहास में उनके बारे में ये फैक्ट मिलते हैं। निस्संदेह महाराजा सूरजमल जाट जाति के प्लेटो थे, अफलातून कहे जाते थे, 80 युद्धों के विजेता थे। सूरजमल जी के बारे में कहा जाता, छात्र धर्म की धरती पर वीर जना करती है, तलवार वो सूरजमल सी दिल्ली फतेह करती है। हिल गया गगन झुक गया जहां सारा, लड़ता रहा स्वाभिमान के लिए कभी ना झुका सूरज हमारा। नहीं सही जाटनी ने वेट प्रसव की पीड़ा जब जन्मा गर्भ से सूरजमल सा वीर। इस प्रकार की बातें महाराजा सूरजमल जी के बारे में प्रसिद्ध हैं। तो उनका इतिहास जानने से पहले हमको जाटों का राजनीतिक उत्कर्ष का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी कड़ी से आप महाराजा सूरजमल जी का इतिहास जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाटों के राजनीतिक उत्कर्ष के बारे में शॉर्ट जानेंगे, उसके बाद महाराजा सूरजमल जी पे आएंगे। जब उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब विजय होकर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो उसका राजकोषीय खजाना बिल्कुल खाली था मुगलों का, क्योंकि उत्तराधिकारी युद्ध में बहुत सा खर्चा हो गया था और बहुत से जो सामंत थे स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। जो भी क्षेत्रीय राजवंश थे वो भी दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए। तो इस प्रकार ये दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और एक प्रकार से औरंगजेब वैसे भी कट्टर प्रकार का आदमी था, तो उसने हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ाने शुरू कर दिए। और इसी कड़ी में सबसे पहले उन्होंने, जब वो राजगद्दी पर बैठा तो उन्होंने किसानों पे बहुत अत्यधिक कर लाद दिए और वो उनकी वसूली भी बिल्कुल शाही सेना के साथ, शाही से आदेश के साथ जबरन वसूली की जाती थी, जो किसानों के लिए एक बहुत ही दयनीय स्थिति का सामना उनको करना पड़ा। इसी कड़ी में जो ब्रज क्षेत्र जिसमें आपका मथुरा आगरा दिल्ली साइड में थे, वहाँ जाटों का बाहुल्य था और जाटों ने लगान ना देने के लिए विद्रोह कर दिया। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के खिलाफ हिंदू विद्रोह जाटों ने किया था और उन्होंने लगान बिल्कुल ना देने की कसम खाई। और जो भी क्षेत्रीय उनका सरदार या जो भी क्षेत्रीय फौजदार उन जो मुगलों ने नियुक्त कर रखे थे उनकी भी हत्या कर दी। इसी कड़ी में जाटों के उत्कर्ष का उत्थान गोकुला जाट जो सब सामंत थे तिलपत के जाट जमींदार थे, उनके नेतृत्व में जाटों का राजनीतिक उत्कर्ष होता है। इससे क्रुद्ध होकर औरंगजेब शाही सेना को जाटों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश देता है और शाही सेना ब्रज क्षेत्र पर चढ़ाई कर देती है और जाटों और औरंगजेब की सेना के बीच घमासान युद्ध होता है, लेकिन इससे वो जाट शक्ति को दबा नहीं पाते हैं। और इससे परेशान होकर औरंगजेब 3 4 5 6 7 लगातार हमले ब्रज क्षेत्र के जाटों पे करता रहता है। अंततः क्या होता है कि दिसंबर 1669 में युद्ध में गोकुला जाट जो जाटों के सरदार थे, नेतृत्वकर्ता थे, वो बंदी बना लिए जाते हैं। उनके सहयोगियों को भी बंदी बना लिया जाता है। सभी बंदियों को आगरा ले जाया जाता है और उनकी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। इससे भी जाट विद्रोह शांत नहीं होता, इसके बजाय और उल्टा ज़्यादा बढ़ जाता है। और जाटों का सैन्य संगठन और ज़्यादा मजबूत करने के लिए एक मजबूत सरदार के रूप में गोकुला जाट के पुत्र राजाराम जाट आगे आते हैं, जो जाटों का नेतृत्व करते हैं 1670 से 1688 के बीच। इसी कड़ी में राजाराम जाट जो भी आगरा के या मथुरा आसपास जितने भी मुगल इलाके थे उनमें धावा मारते हैं, उनको लूटते हैं। इसी कड़ी में वो सिकंदरा पर हमला करते हैं, जहाँ पे अकबर का मकबरा था, उसको लूटते हैं और अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को निकाल कर जला देते हैं। इस प्रकार जाट अपना संघर्ष मुगलों के खिलाफ जारी रखते हैं। धीरे धीरे जाटों की राजनीतिक शक्ति और रुतबा बढ़ता है। तभी जाटों का नेतृत्व राजा राम के बाद चूड़ामन के नेतृत्व में आता है। चूड़ामन भी अपने गुरिल्ला युद्ध पद्धति से मुगलों के इलाकों में धावा मारते रहते हैं, मुगल छावनियों को लूटते हैं, मुगल इलाकों को लूटते रहते हैं और अपना संघर्ष जारी रखते हैं। इसी परिस्थिति में क्या होता है कि चूड़ामन के भाई थे
उनका बेटा बदन सिंह था। उन्हीं के नेतृत्व में जाट शक्ति और ज़्यादा मजबूत होती है। बदन सिंह 1722 से 1756 तक नेतृत्व करते हैं, लेकिन इसी कड़ी के बीच क्या होता है कि बदन सिंह के पुत्र जो जाटों के नायब हीरे के रूप में जाने जाते हैं, महाराजा सूरजमल जी का जन्म होता है 1707 में। और जाट शक्ति को एक नया आयाम और भारतीय इतिहास में जाटों को एक नई पहचान देने का काम महाराजा सूरजमल जी जाट करते हैं। सूरजमल जी के जन्म से ही वो बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के, बुद्धिमान, साहसी, वीर और बलशाली थे। और जल्दी वो सेना का नेतृत्व अपने पिता बदन सिंह के काल में भी महाराजा सूरजमल ही करते हैं। और अपने पिता की आज्ञा पाकर 1730 में वो मेवात पर हमला करते हैं और मेवों की शक्ति को बिल्कुल नष्ट करते हैं और मेवात को अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं, अपने अपने जो भी उनका इलाका था उसमें मिला लेते हैं। इसी कड़ी में अपने पिता की आज्ञा फिर प्राप्त कर 1733 में डीग के क्षेत्र में सोगरी थे, उन पर हमला कर उनको डीग में पराजित कर डीग पर अधिकार करते हैं। और उनका ये प्रयास अपने इसी सैन्य कार्रवाई को और मजबूत करने के लिए वो भरतपुर में लोहागढ़ किले का निर्माण शुरू करवाते हैं। लोहागढ़ किले के बारे में कहा जाता है कि वो भी महाराजा सूरजमल की तरह अजय था बिल्कुल, जिसके बारे में कहा जाता है 9 फिरंगी 7 घोड़ा लड़े जाट का 2 छोरा। क्योंकि लोहागढ़ एक ऐसा दुर्ग है जिसको आज तक भारतीय इतिहास में कोई नहीं जीत पाया। ना तो मुगल जीत पाए थे, ना राजपूत जीत पाए थे, ना मराठा जीत पाए थे, ना अफगान जीत पाए थे, ना अंग्रेज जीत पाए थे। ऐसा किला भी महाराजा सूरजमल की तरह बिल्कुल अजय था। और जब अजयगढ़, जिसको आप लोहागढ़ बोलते हैं, वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया तो वहीं अपना स्थायी निवास बनाया महाराजा सूरजमल में। और वहीं भी दिवट 22 मई 1755 को अपना राज्याभिषेक करवाया। इसी कार्रवाई में अपने विजय अभियान वो जारी रखे और बांगड़ू की लड़ाई में 7 राज्यों की सेनाओं को हराकर अपने रण कौशल, अपने नेतृत्व का परिचय पूरे भारतीय इतिहास में दिया। और अपने अजीज मित्र महाराजा ईश्वरी सिंह को दिल्ली की राजगद्दी जो आमेर की गद्दी पे बैठाया। क्योंकि हुआ ये था कि 1708 में देबारी समझौता हुआ था, उसके तहत सवाई जयसिंह जो ईश्वरी सिंह के पिता थे, उन्होंने मेवाड़ी राजकुमारी से विवाह इस शर्त पे किया था कि मेवाड़ी राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर की आमेर की राजगद्दी पर बैठेगा। लेकिन माधो सिंह उसी मेवाड़ी राजकुमारी का पुत्र था, लेकिन उससे बड़ा पुत्र सवाई जयसिंह का ईश्वरी सिंह था जो मारवाड़ी रानी थी। इसलिए ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच उत्तराधिकारी युद्ध होता है। इसमें महाराजा सूरजमल जी जाट ईश्वरी सिंह का साथ देते हैं और 1743 में उन्हें दिल्ली की राजगद्दी पे बैठाते हैं। और जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो महाराजा सूरजमल हमेशा ईश्वरी सिंह के साथ रहते हैं और उनका लास्ट टाइम तक उनका साथ देते हैं। इस प्रकार अपनी मित्रता निभाते हैं। अपने एक योद्धा प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जो अपने रण कौशल का भी परिचय देते हैं। इसी कड़ी में वो क्या करते हैं, दिल्ली पे आक्रमण करते हैं। और दिल्ली पे आक्रमण इस प्रकार करते हैं कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी बादशाह थे जो बहुत ही क्रूर प्रकार के थे, उन 1 महीने तक दिल्ली में कैद रखते हैं। 1753 दिल्ली विजय के नाम से जानी जाती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि छात्र धर्म की धरती वीर जना करती है तलवार, वो सूरजमल सी दिल्ली फतेह करती है। और 1753 में 1 महीने तक दिल्ली सल्तनत को दिल्ली के अंदर ही कैद रखते हैं, दिल्ली के बाहर नहीं निकलने देते हैं। और दिल्ली सल्तनत को भयंकर तरीके से लूट कर और अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं। उनका क्षेत्र गंगा दोआब, डीग से लेके गंगा दोआब, आगरा, मथुरा, रोहतक, रेवाड़ी तक महाराजा सूरजमल के विजय का डंका बजता है, जिनके बारे में कहा जाता है नहीं सही जाटनी ने व्यर्थ प्रसव की पीड़ा, जब जन्मा गर्भ से महाराजा सूरजमल सावीर। महाराजा सूरजमल की बढ़ती हुई शक्ति से मुगल इतने भयभीत हो गए थे, उन्होंने अपने मीर बख्शी सलावत खां को भरतपुर पे आक्रमण करने के लिए भेज दिया। लेकिन महाराजा सूरजमल भी इसके लिए तैयार थे और सराय शोभाचंद के निकट सलावत जंग को बुरी तरीके से पराजित किया और घुटनों के बल बैठाकर संधि करने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार मुगलों को दूसरी बार भयंकर तरीके से रौंदा महाराजा सूरजमल जी जाट ने। इसी कड़ी में जब मुगलों को लगा कि हम तो महाराजा सूरजमल जी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मराठों को महाराजा सूरजमल के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में मराठा सरदार मल्हारराव होलकर मुगलों से प्रेरित होकर उनके कहे अनुसार उनके भड़काने पर कुम्हेर पर आक्रमण कर देते हैं और कुम्हेर का घेरा डाल देते हैं,
तभी महाराजा सूरजमल की सेना ने तोप चला देती है, जिसे मल्हारराव होलकर का बेटा जो घेरे में उस समय मौजूद था खांडेराव, वह मारा जाता। इससे जो मराठा सरदार मल्हारराव होलकर था वो अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और अपने मराठा सरदारों को आगे बढ़ने का आदेश दे देता है युद्ध के लिए। तभी जयपा सिंधिया और ने पेशवा की मदद से जाटों से संघर्ष न करने के लिए मल्हारराव होलकर को समझाता कि हम भी हिंदुत्व के लड़ रहे हैं और महाराजा सूरजमल भी हिंदुत्व के लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में मराठों और जाटों के बीच 18 मई 1754 में संधि हो जाती है। जब दिल्ली सल्तनत पर आलमगीर द्वितीय नया बादशाह बनता है तो अब उसने भी महाराजा सूरजमल को शक्ति दबाने के लिए अपने वजीर को आदेश देकर सेनानायक नजीब खां को भेजता, जो रोहिला सरदार था। नजीब खां महाराजा सूरजमल के सहित महाराजा सूरजमल पे हमला करने के लिए भरतपुर की ओर बढ़ता है। इसी कड़ी में जब महाराजा सूरजमल भी को पता चलता है कि नजीब खां भरतपुर पर आक्रमण करने के लिए, वह भी अपनी सेना सहित उसकी तरफ चल देता है दिल्ली की तरफ, और रास्ते में ही नजीब खां को बंदी बनाकर उसने संधि करने के लिए बाध्य करता है। और 26 जुलाई 1755 को फिर मुगलों को महाराजा सूरजमल से संधि करनी पड़ती है, लेकिन मुगल कभी भी महाराजा सूरजमल को हरा नहीं पाते। सूरजमल की वीरता से प्रभावित होकर अहमद शाह अब्दाली था, जो अफगान आक्रमणकारी था, जो भारत पे आक्रमण करता है, वो भी महाराजा सूरजमल को अपना सहयोगी, अपना साथी बनाना चाहता, लेकिन महाराजा सूरजमल उसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं होते। इससे क्रुद्ध होकर वो अहमद शाह अब्दाली फरवरी 1757 में जाटों पर आक्रमण करता है, लेकिन वो जाटों से पार नहीं पा सकता, जाटों को जीत नहीं पाता है। ये महाराजा सूरजमल का रण कौशल था, ये महाराजा सूरजमल की वीरता थी। तो मराठा सरदारों, और जब अब्दाली जाटों को नहीं जीत पाता है तो वो दिल्ली के आसपास इलाकों पे वहाँ पे हमला करता है और मराठों को युद्ध के लिए चुनौती देता है। इसी कड़ी में जो महाराजा सूरजमल को ये पता चलता है कि मराठा सरदार पानीपत के युद्ध के लिए धौलपुर से होकर जा रहे हैं, तो वो अपनी सेना सहित महाराजा सूरजमल मराठों के साथ शामिल हो जाता है। लेकिन मराठों के सरदार थे सदाशिव राव भाऊ, वो बहुत ही दूरदर्शी है, विश्वासी, हट्टी और दम्मी स्वभाव के आदमी थे, और महाराजा सूरजमल को बिल्कुल एक सामान्य जमींदार, एक कृषक समझते थे। उन्हें महाराजा सूरजमल का अपमान किया, इससे महाराजा सूरजमल वो मराठों का साथ छोड़कर अपनी राजधानी भरतपुर में लौट गए। पानीपत के तृतीय युद्ध जब 14 जनवरी 1701 मराठे हार जाते हैं, तो पूरे भारत में मराठों को शरण देने वाले एकमात्र महाराजा सूरजमल जी जाट थे, जो घायल मराठों सरदारों की वहाँ चिकित्सा करवाते हैं, लोहागढ़ में उनको शरण देते हैं, और पेशवा के भाई बाजीराव पेशवा भाई शमशेर की घावों का इलाज कराते हैं। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी याद में भरतपुर के डीग में छतरी बनवाते हैं, घायल मराठा सेना को उपचार करवाते हैं, उनके लिए उचित राशन पानी की व्यवस्था करते हैं। ये महाराजा सूरजमल जी का बड़ा दिल था। इसके बाद महाराजा सूरजमल पुनः अपने विजय अभियान पे निकलते हैं और 12 जून 1761 को संपूर्ण आगरा क्षेत्र पे अधिकार कर लेते हैं, और 1761 में जो ताजमहल था उसमें भूसा भर देते हैं, गेहूं की भूसी भर देते हैं। ये महाराजा सूरजमल का रुतबा था। 1763 में वो फिर दिल्ली पे आक्रमण करते हैं और पूरी तरीके से दिल्ली को लूटते हैं, और 1 महीने के लिए फिर से दिल्ली सल्तनत को दिल्ली के अंदर ही कैद कर देते हैं, और चारों मेर दिल्ली के चारों ओर अपनी सेना का घेरा डाल देते हैं। इसी कड़ी में क्या होता है, जब महाराजा सूरजमल अपने कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ, घुड़सवारों के साथ ही अपने सैन्य मोर्चों का निरीक्षण कर रहे, तभी जो रोहिला सरदार था नजीब खां, वो घात लगाकर अपनी सेना सहित महाराजा सूरजमल जी पे हमला कर देता है। इसी कड़ी में महाराजा सूरजमल जी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस वीर योद्धा के बारे में शहीद होने के बाद भी उनके दुश्मनों में इतना क्षोभ था। जब महाराजा सूरजमल जी वीर गति को प्राप्त हो गए तो नजीब खान ने तब तक यह नहीं माना था जब तक उनकी 13वीं नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था कि जाट मरा तब जानिए जब 13वां हो जाए। तो ये क्षोभ था महाराजा सूरजमल जी जाट का, एक ऐसा वीर योद्धा जो भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाता है, और अपने रण कौशल, अपने दानशीलता, अपनी वीरता, अपने पड़ोसी राज्य थे जितने भी उनके प्रति उनका अपनत्व, भाईत्व का भाव, इतने शानदार योद्धा, इतने गजब के शासक हैं, अपनी प्रजा के लिए, अपने दोस्तों के लिए हमेशा तैयार रहने वाले महाराजा सूरजमल भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। तो ये महाराजा सूरजमल जी का मेरा एक छोटा सा वीडियो उनको समर्पित है, और आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।